morning students. Today is your SST class and I will teach you chapter number 3 of history. Okay, so before starting the chapter, I want to tell you that from today onwards we are going to start the work of FA2. Okay, so let's read the chapter. So our chapter name is the Sultans of Delhi. Delhi के सुल्तान्स के बारे में ये चैप्टर है. ओके, तो डायनेस्टीज़ दैट रूल दिल्ली. कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया. ठीक है, तो 1206 से लेके 1526 CE तक जो पीरियड था दिल्ली का वो सल्तनत का था. ठीक है, वहाँ पर लोगों दिल्ली सल्तनत का एक पीरियड था जहाँ पर लोगों ने डायनेस्टीज़ ने अपना रूल किया. इस पीरियड के अंदर 5 डायनेस्टीज़ आई जिन्होंने दिल्ली पर रूल किया. सबसे पहले डायनेस्टी थी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, आफ्टर दैट द सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट वन इज़ द लोडी डायनेस्टी. ओके, तो फर्स्ट विल रीड अबाउट दी सोर्सेज. तो दिल्ली की किसी भी हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले जो सल्तनत थे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है. ठीक है, जो कि हमें बताता है कि उस पीरियड में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. तो इस पीरियड में सबसे पहले बात तो कॉइन्स बने थे. ठीक है, आर्किटेक्चर ऑफ बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर हुआ था, मॉस्क्यूज़ बनी थी. ठीक है, और ये सब और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं मतलब लोग आए गए उससे हमें इन सब चीज़ों के बारे में दिल्ली सल्तनत की इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि वहाँ पर उस टाइम पर उस डेकेड पर क्या क्या हुआ था. ठीक, तो जो पहले फेमस ट्रैवलर थे इब्न बटूता वो मोरक्को से आए थे और उनके ट्रैवलॉग्स हमें बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में. ठीक, हसन निज़ामी एक माइग्रेंट थे गाज़नी के जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में. जो लिटरेरी वर्क थी मिनहरा सिराज और तबाक़ुल नसरी वो हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में बताती है. ज़ियादुद्दीन बारनी जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में रहते थे और फिरोज़ तुगलक उनके अकाउंट पर उन्होंने एक बुक भी लिखी हुई है तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि हमें इन्फॉर्मेशन देती है दिल्ली सुल्तान की हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी, यानी सबसे पहले रूल किसने किया दिल्ली पर वो थी स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टीज़ में भी स्टेप्स हैं. सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का है. कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने राज किया, उसके बाद रज़िया सुल्तान ने राज किया एंड उसके बाद गयासुद्दीन बालबान. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, यानी उन्होंने स्लेव डायनेस्टी बनाई थी. ठीक है, वो स्लेव थे यानी नौकर थे मोहम्मद गौरी के और उन्हें हेल्प करते थे. उन्हें हेल्प की थी इस चीज़ में बैटल ऑफ तारेन की बैटल को जीतने में उन्होंने 1192 में उनकी हेल्प की थी. ठीक है, तो मोहम्मद बिन गौरी ने उन्हें अपॉइंट कर लिया था उनकी टेरिटरी को देखने के लिए इंडिया में. मोहम्मद बिन गौरी की डेथ के बाद उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था कि अब जो है वो मोहम्मद बिन गौरी की थ्रोन पर उनकी गद्दी पर बैठेंगे और उनका राज्य संभालेंगे. ठीक है, मोहम्मद बिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही ग्रेट कमांडर थे और उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत मजबूत बनाया. ठीक है, मैरिज अलाइंसेस के थ्रू ऐबक जो थे बहुत फेमस थे अपनी जनरॉसिटी के लिए यानी लक्ष्य बख्श के लिए यानी गिवर ऑफ लैक्स यानी वो बहुत ज़्यादा देनदार थे. ठीक है, वो पैटर्न में यानी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक भी था आर्ट वगैरह का, इसलिए इस वजह से उन्होंने क्या बनाई कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन करवाया. ठीक है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम बट इट वॉज कम्प्लीटली. ठीक है, वो बिल्कुल उस टाइम पर उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा दिया था, लेकिन ये कंप्लीट कब हुआ इल्तुतमिश के रूल के अंदर. ठीक, जब कुतुबुद्दीन राजा थे तब उन्होंने उसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट कराया था, लेकिन जब कुतुब मीनार कंप्लीट हुई तो तब डायनेस्टी किसके हाथों में थी, तब डायनेस्टी थी इल्तुतमिश के हाथों में. ठीक, उन्होंने एक बहुत बड़ी मॉस्क्यू भी बनाई जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है. उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं किया, एक्सपेंशन किया. ऐसे रूल उन्होंने सिर्फ 4 ईयर्स ही 4 ईयर्स अपनी डायनेस्टी को दिए. ठीक है, और फिर वो एक घोड़े से गिर गए थे और 1210 CE में उनकी डेथ हो गई. ठीक, अब पता है इल्तुतमिश के बारे में. इल्तुतमिश जो थे वो सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. ठीक है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने देखी अपने रेन के थ्रू क्योंकि उन्होंने सारे पावर्स पर जितनी भी नॉबल्स की पावर्स थी उन पर अपनी नज़र रखी. उन्होंने एक 40 लॉयल स्लेव्स की यानी 40 बहुत ही लॉयल नौकर की उन्होंने एक टीम बनाई जिन्हें काम दिया गया कि वो इन्फॉर्म करेंगे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं किंगडम में यानी उनके राज्य में जो भी चल रहा है वो उसकी सारी खबर इल्तुतमिश को देंगे. वो नॉबल थे मंगोल इन्वेंशन को उन्होंने चेक किया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से. उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी भी फॉलो की. ठीक है, राजपूत के अगेंस्ट उन्होंने एम्पायर को डिवाइड किया एक तास में विच जो कि जहाँ पर जो गिवन नॉबल्स एंड दे हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द एक तास. ठीक है, एक तास को उन्होंने एक एम्पायर को डिवाइड किया एक तास में जहाँ पर उन्होंने कुछ पावर्स दी नॉबल्स को जिससे मुझे लॉ मेंटेन करना है और ऑर्डर करना है कलेक्ट करना है रेवेन्यूज़ एक तास से. जो नॉबल्स थे उन्हें एक तास का हेड बनाया गया जिसे इक़्तिदार और मुफ्तीज़ भी कहा जाता है.
ठीक, उन्होंने सिल्वर टैंक्स और कॉपर जीतल्स भी इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, जो कि कॉइन्स थे दिल्ली से इशू हुए थे। एक स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजर और डिप्लोमेट थे। फिर आता है रज़िया सुल्तान, ठीक। इल्तुतमिश के बाद जो रूलर थी वो रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान सबसे पहली और मुस्लिम लेडी थी, वुमेन रूलर थी, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी, ठीक है। वो इल्तुतमिश की डॉटर थी। इल्तुतमिश की डेथ के बाद उनके बेटे रुस्कुरुद्दीन को प्लेस किया गया था थ्रोन पर, लेकिन वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट नहीं थे, यानी उसके लायक नहीं थे। इस वजह से उन्हें रज़िया ने वो थ्रोन उनसे छीन लिया, ठीक। उनके पास रज़िया के पास सारी क्वालिटीज़ थी जो भी एक ग्रेट रूलर के अंदर होना चाहिए, लेकिन लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो एक औरत थी। इसलिए जो नॉवेल्स थे मुल्तान के और लाहौर और बादाओं के, उन्होंने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, यानी उनके अगेंस्ट लड़ाई की। दे एक्यूज्ड हर, उन्होंने मना किया कि वो दे एक्यूज हर ऑफ गिविंग प्रेफरेंस टू मलिक याकूब whom she raised to a high position of administrative power। उन्होंने वो किसके खिलाफ थे, उस चीज़ के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन की हाई पोजीशन की पावर थी वो मलिक याकूब को दी थी, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा सीरियस रेबिलियन इंस्टिगेट हुआ अल-दुनिया द्वारा, ठीक है। जो गवर्नर थे बटिंडा के, रज़िया ने मार्च किया टुवर्ड्स बटिंडा टू क्वेल द रेबिलियन। रज़िया ने जो है वो मार्च किया, यानी वो उसके खिलाफ बैठी रेबिलियन को, ठीक है। और रेबिलियन फिर ख़त्म किया अपने ट्रस्टेड मलिक याकूत के साथ, लेकिन देवर वालिद, क्योंकि वो लोग वालिद थे और याकूत को मार दिया गया और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, ठीक। याकूत को मार दिया गया, रज़िया सुल्तान को इम्प्रिजन यानी जेल में डाल दिया गया। जो थ्रोन था दिल्ली का, फिर उनके भाई ने ले लिया बहरीन ने। जब रज़िया ने देखा कि भाई कोई निकलने की मेरी वो नहीं है कि मैं इस कस्टडी से नहीं निकल सकती, प्रिजन मेरा ख़त्म नहीं हो सकता, तब उन्होंने अल-दुनिया से शादी कर ली। फिर उसके बाद उन दोनों ने मिलकर बहरीन के राजगद्दी को छीनने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए और उन दोनों को मार दिया गया। She was known to be an icon of strength and to the order of social system of these days. She dressed and acted in a manner which displayed courage and valor. She was a good administrator. वो बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी, उनके पास पावर थी, एंड शी इज़ केपेबल, ठीक है, फॉर दैट थ्रोन। रज़िया सुल्तान के बाद बहुत सारे नंबर ऑफ वीक सुल्तान के द थ्रोन ऑफ दिल्ली 1266 की। रज़िया सुल्तान के बाद काफ़ी सुल्तान आए 1266 तक दिल्ली पर राज करने के लिए। फिर उसके बाद आता है गियासुद्दीन बालबान। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस स्लेव डायनेस्टी। एक बहुत बड़े रूलर थे स्लेव डायनेस्टी की, जिन्होंने पॉलिसी फॉलो की ब्लड और आयरन की, ठीक है। उन्होंने अपने पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा पावरफुल बनाया, ठीक है, किंगडम्स को अपने अंदर लेकर। उन्होंने एफिशिएंट स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिस पर उन्होंने जितने भी नॉबल्स थे उनके राज्य के अंदर, जितने भी नॉबल्स पोजीशन पे लोग थे, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए, गवर्नेंस पर नज़र रखने के लिए और दूसरे ऑफिशियल्स पर नज़र रखने के लिए। फिर उन्होंने पॉलिसीज आगे लाई डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग, ठीक। अकॉर्डिंग डिवाइन राइट्स यानी किंग की भी कुछ राइट्स हैं, कुछ जिसके अंदर जो सुल्तान थे उन्हें गॉड की तरह रिप्रेजेंट किया जाने वाला था, यानी वो वो खुदा की तरह है ज़मीन पर। उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ सजदा इंट्रोड्यूस कराई, जिसके अंदर एक प्रैक्टिस थी जहाँ पर लोग जो थे ज़रूरी था कि वो झुकें और उन्हें सजदा करें, ठीक। उन्होंने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने कोड में रखी और मेंटेन की डिस्टेंस वो, ठीक है। उन्होंने अपने आप को हिमसेल्फ कीप कंट्रोल ओवर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल रखा, अपॉइंटमेंट्स अपनी चूजिंग के हिसाब से रखे, यानी अगर उन्हें किसी को रखना था अपने राज्य में तो उसके अपनी चूजिंग के अकॉर्डिंग रखे। ही रिवॉल्व बाय मेवती राजपूत, उनका रिवॉल्ट हुआ मेवती राजपूत से रेबेलियन से दौब एरिया में, जो कि एक रीजन ऑफ टेरर बना, यानी ज़्यादातर के वहाँ पर सब वो ही होते हैं, रिवॉल्ट्स ही होते हैं। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी क्लास। खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो जो स्लेव डायनेस्टी थी, जब वो कॉलेज हो गई 4 इयर्स के अंदर बालबान की डेथ के बाद, तो पावर स्ट्रगल आई किसके हाथों में, जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में, जो कि कमांडर थे आर्मी के, बालबान के अंडर द ग्रैंडसन ऑफ बालबान के जो पोते थे उनके कमांडर थे उनकी आर्मी में। उन्होंने एडवांटेज लिया सिचुएशन का, ठीक है, और लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ खिलजी डायनेस्टी रूल ऑफ दिल्ली। और फाउंडेशन जो खिलजी डायनेस्टी की फाउंडेशन थी उसे बढ़ाया, और द फाउंडेशन खिलजी डायनेस्टी रूल ऑफ दिल्ली, और अपनी जो फाउंडेशन थी खिलजी डायनेस्टी की उसे बढ़ाने की कोशिश की उन्हें डिफीट कर। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिर्फ 70 ईयर्स की एज में ही वन ही कैप्चर, जब उन्हें पकड़ लिया गया और दिल्ली एंड इट वॉज सून, फिर उनका मर्डर कर दिया गया, उन्हें जान से मार दिया गया उनके नेफ्यू यानी उनके भांजे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक। अब अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही मिलिट्री कमांडर थे और एडमिनिस्ट्रेटर, इनके खुद का इनका ये एम्बिशन था, यानी उनका ये ड्रीम था कि वो इतने बड़े राजा बने, इतने बड़े डायनेस्टी बने जैसे अलेक्जेंडर थे, ठीक। उनके अकॉर्डिंग जितने भी रिवॉल्ट्स थे जो हो रहे थे वो इस वजह से होते कि जो नॉबल्स थे यानी जो अच्छे लोग थे राज्य के, वो तो अपनी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, यानी उन्हें कोई परवाही नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
और जो वो लोग थे वो हैचिंग कॉन्स्पिरेसीज, वो कॉन्स्पिरेसीज पर ध्यान दे रहे थे। इसलिए उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनके जो स्पाइस नेटवर्क ऑफ स्पाइस जो है बहुत वीक थे। इस ट्रेंड को चेक करते हुए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए। उन्होंने एक सक्सेसफुल सिस्टम बनाया स्पाइस का टू कीप अ वॉच ऑन नॉबल्स एंड गवर्नर, यानी जासूसों का कि वो अपने नॉबल्स और गवर्नर जो उनके राज्य में है उस पर वो ध्यान रखें, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो सेल ऑफ वाइन थी उसे बंद कर दिया, ठीक है। सोशल गैदरिंग ऑफ नॉबल्स यानी अगर कोई पार्टी कहीं पर हो रही है, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है, वो सब उन्होंने मना कर दिया कि कोई साथ नॉबल्स इकट्ठे नहीं होंगे। कन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नॉबल्स विच दे हैड रिसीव्ड एज गिफ्ट्स और ग्रांट, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ जो थी नॉबल्स की कन्फिस्केट की, यानी उन्हें हड़प लिया, ठीक है, यानी जितनी भी जो नॉबल्स को गिफ्ट्स और में वो मिली थी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वो हड़प ली। कुछ मेजर्स और लिए गए उनके द्वारा, जैसे रेगुलेशन ऑफ द प्राइस ऑफ पोजीशन गुड, कंट्रोलिंग द सेल ऑफ द आइटम्स सो दैट एवरीवन कुड गेट दैम, अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर्स टू इंश्योर द ट्रेडर्स टू सेल द गुड एट द फिक्स प्राइस एंड डू नॉट होल्ड। कुछ अच्छे जो मेजर्स थे उन्होंने वो भी लिए, ठीक, लाइक social sending spice to keep a check on irregularities, keeping a check on weight and measures, establishing a system of go down to store grain after crops and release the same and required punishing the offenders। ये सब उन्होंने मेजर्स ले गए। अब आई उनके द्वारा रेवेन्यू पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने बहुत सारे स्टॉक जो है वुड का मेंटेन किया। जब उन्हें पता लगा कि हाँ भाई टैक्स हमारी आर्मी में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा मनी इनफ मनी है हमारी आर्मी के लिए, तो उन्होंने लेवल 15% ऑफ द प्रोड्यूस पीस उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया 50% तक, जिसे खराज कहा जाता है। इसके अंदर टैक्सेस थे कैटल पर और हाउसेस चलते हैं, यानी आप जो भेड़ बकरी चलाते हो उस पर आपको टैक्स देने थे, और जो घर होते थे उस पर आपको टैक्स देने थे, ठीक है। द लैंड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ यील्ड, जो लैंड का रेवेन्यू था वो यील्ड की कैलकुलेशन पर, जितनी भी लैंड थी वो डिक्लेयर की गई स्टेट लैंड के अंदर ही कन्फिस्केटेड ऑल दोज लैंड विच वर गिवन टू वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय प्रीवियस रूलर, ठीक। उन्होंने सारी वो ज़मीनें थी वो हड़प ली जो कि बहुत सारे सेक्शंस को दी गई थी पॉपुलर की प्रीवियस रूलर द्वारा। जो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने लैंड होल्डिंग संभाली और अपने अकाउंट्स को मेंटेन किया, ठीक है। अब सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स, टू सिक्योर हिज किंग, अपने किंगडम को सिक्योर करने के लिए उन्हें रिपेयर किया ओल्ड फोर्ट्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे, उन्होंने वो रिपेयर किए, ठीक है। यानी अपने किसी को बचाने के लिए जो पुराने ज़माने के पुराने राजाओं ने अपने किले बनवाए थे उन्हें रिपेयर किया, ठीक है। नए स्पेशल गवर्नर्स रखे, स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ बनाई जिससे कि वो मुल्तान से लड़ सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेंडिंग द बॉर्डर्स वॉज गिवन टू एक्सपीरियंस जनरल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने बॉर्डर्स को बचा कर रखें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिम्मेदारी दी गई उन एक्सपीरियंस जनरल्स को, ठीक है, जो बहुत अच्छे, जैसे मलिक काफर एंड जफ़र खान। अलाउद्दीन ने सक्सीड किया, एक बहुत बड़ा एम्पायर पूरी इंडिया में उन्होंने बना लिया था। नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अपना एम्पायर रिवर इंडस तक बढ़ाया, इन द ईस्ट में उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, कुछ बंगाल के पार्ट्स में भी। नॉर्थ में उन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया पंजाब से लेकर विंध्यास तक। साउथ में पांड्या और रूलर्स को छोड़कर जितनी भी सुजरेनिटी थी वो सब अलाउद्दीन खिलजी की ही थी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई? द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में 3 रूलर्स थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जब वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हुआ अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद, यानी अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो गई तो पावर अल्टीमेटली जो है गयासुद्दीन तुगलक पर चली गई, ठीक है। वो पावर में कब आए थे? वो पावर में तब आए थे जब उन्होंने खुसरू को डिफीट किया था, उसे मार दिया था, ठीक है। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने नॉबल्स को जीतने की ही ट्राइड टू ओवरथ्रो द नॉबल्स हु हैड हेल्प हिम टू कम इनटू पावर। उन्होंने कोशिश की वो नॉबल्स पर जितनी उन्हें हेल्प की थी इस पावर में आने के लिए। उन्हें जितनी भी लैंड्स यानी जितनी भी ज़मीनें थी वो नॉबल्स को लुटा दी, ठीक है, विच वर टेकिंग अवे बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी उनसे, मैंने आपको जैसे बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने जितनी भी उन्हें गिफ्ट्स में प्रॉपर्टी मिली थी वो सब इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक ने वो सब उनकी प्रॉपर्टीज़ वो सब उन्हें लुटा दी, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर को बढ़ाया और इम्प्रूव द मीन्स ऑफ इरीगेशन, जो इरीगेशन की फैसिलिटी थी ठीक करी। बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। जो फेमस फोर्ट है तुगलकाबाद का वो भी उन्होंने ही बनाया था, लेकिन एक्सीडेंटली 1325 CE में उनकी डेथ हो गई और उनके बाद उनके जो सन थे मोहम्मद बिन तुगलक वो रूलर बने। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे बहुत ही ग्रेट पोएट थे, स्कॉलर थे और डेवोट मुस्लिम थे, ठीक है, और एक ब्रेव जनरल थे। उन्हें उलेमा ने अलाउ नहीं किया था टू डोमिनेट हिम, ही फॉलोड द नॉट द उन्होंने उलेमा को अलाउ नहीं किया था कि उन्हें डोमिनेट करें। उन्होंने पॉलिसी को एनेक्सेशन की पॉलिसी फॉलो की, ठीक है। उनका मतलब ये नहीं था कि मुझे खुद से बनना है, लेकिन जैसे एनेक्सेशन की पॉलिसी थी कि
किसी भी राजा के मरने के बाद उसका बेटा ही हकदार होता है, वही वाली पॉलिसी उन्होंने फॉलो की। वो एक एक्सट्रीमली एम्बिशियस रूलर थे, ठीक है। बहुत सारी पॉलिसीज़ उन्होंने अपनी निकाली, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा वीक थी, कोई काम की नहीं थी। इस वजह से उन्हें पॉलिसीज़ को भी वापस लेना पड़ा। इस वजह से उनका बहुत मजाक बना पूरे मार्केट में, ठीक है। और हालांकि अभी भी अगर कोई भी अथॉरिटी कोई ऑर्डर निकालती है और वो ठीक नहीं होता, बहुत वीक होता है, तो उसे कहा जाता है कि तुगलकी फरमान है। इस वजह से काम नहीं कर पा रही है वाली पॉलिसी, ठीक है। सबसे पहले उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने निकाली थी और वो फेल हो गई थी कुछ काम करने में, थी टैक्सेशन एंड दो जो थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए, उन्होंने टैक्स इंक्रीज़ किया था डोब एरिया में, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। लेकिन क्या हुआ था, जब उन्होंने टैक्स बढ़ाया, लगा कि हाँ हमें अपने राज्य के लिए पैसा चाहिए और बहुत फर्टाइल एरिया में हमें टैक्स बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर खेती बाड़ी होती है और जहाँ से हमें प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ये टैक्स लगाया तो मानसून का टाइम था, और उस टाइम पर ना बारिश हुई वहाँ पर, ठीक है, और ना इसलिए खेती बाड़ी वगैरह सब सूख गई। जिस वजह से जो फार्मर्स थे उन्होंने मना किया कि जब हमें खुद ही प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो हम आपको टैक्स कहाँ से दें इतना बढ़ाकर। फार्मर्स ने उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट रखा। जब उन्हें ये पता चला कि फार्मर्स ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने वो अपनी पॉलिसी को वापस ले लिया, ठीक। फिर है यूज़ ऑफ टॉकिंग करेंसी। इसके अंदर तुगलक ने कॉपर कॉइन्स को इशू किया, ठीक है, और उनकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा पार पे रखा गोल्ड और सिल्वर के साथ, कि इसकी वैल्यू जो है गोल्ड और सिल्वर की तरह मानी जाएगी, जो कि सर्कुलेशन स्कीम थी। लेकिन ये स्कीम भी फेल हो गई क्योंकि लोग अपने खुद के कॉइन्स बनाने लगे नकली और उसे यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। उन्होंने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र करने का सोचा कि वो दिल्ली से लेकर दौलताबाद में करेंगे, क्योंकि दिल्ली जो था बहुत ज़्यादा थ्रेट में था, यानी मंगोल्स देवगिरी के उसमें जो है मंगोल्स के अंदर, यानी मंगोल्स की उस पर नज़र थी। देवगिरी एक एरिया है जिसका नाम था दौलताबाद, अब हो गया है, ठीक है। इस डिसीजन की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने सबको ऑर्डर दिया कितनी भी पॉपुलेशन है, यानी जितनी भी उनके राज्य उनके अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनके गाँव में या उनकी डायनेस्टी में, वो सब हेल्प करेंगे उन्हें दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक उनकी दौलत बचाने के लिए, जितना भी उनका ट्रेजर था। लेकिन वहाँ पर जब तो कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी, लोगों को उससे बहुत प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें ये वाली अपनी पॉलिसी भी कैंसिल करनी पड़ी, ठीक। उनके बाद जो रूल डायनेस्टी में आए वो थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक बहुत अच्छी तरह सक्सीड हुए थे। वो बहुत ही अच्छे रूलर थे, जिसकी वजह से जो उनके कुछ मेजर्स हैं जो उन्होंने लिए थे, उन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहा, ठीक है। वेलफेयर के लिए वर्क किया, लोगों के, ठीक है, लोन्स दिए। उन्होंने बहुत सारे नंबर ऑफ़ कैनाल्स बनाए, ठीक है, जिससे कि इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी हो। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स भी बनाए, जैसे हिसार, चांदपुर, फिरोजाबाद। ही इम्पोज जाजिया, उन्होंने जाजिया लगाया टैक्स पर नॉन मुस्लिम्स के लिए। उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की लोगों को, ठीक है। मैरिज ब्यूरोस बनाए कि जो पेरेंट्स केपेबल नहीं है अपनी बेटी की शादी करने में, तो वो मैरिज ब्यूरो के थ्रू कर सकते हैं। एक पार्टनर ऑफ लर्निंग और गेट न्यूमरस संस्कृत बुक ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन फैसिलिटी प्रोवाइड की। जुडिशियल सिस्टम इस्लामिक लॉ पर, प्रैक्टिस ऑफ टॉर्चर को ख़त्म किया, ठीक है। बहुत सारी सराइज बनाई है, रेस्ट हाउसेस बनाए, यानी अगर कोई जो ट्रैवलर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह आते हैं वहाँ पर वो आराम कर सकें। ओके, सो class I will teach you the other part of this chapter in the next video. Okay, till then read the chapter very carefully, understand it. If you have any problem then you can contact me as well. Okay, thank you.